नमस्कार। एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश आस। दरअसल हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मध्य प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ भी है। अगर हम छिंदवाड़ा की बात करें, बैतूल की बात करें, बालाघाट की बात करें, वो महाराष्ट्र के पेरीफेरी में है। और मध्य प्रदेश ने अभी लोकसभा चुनाव में बहुत ऐतिहासिक जीत जो है बीजेपी को दिलाई है। एक स्लोगन भी चला था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो अब जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी के लोकसभा चुनाव में जो क्लीन स्वीप के बाद प्रदेश के जनप्रतिनिधियों पर आला कमान का विश्वास बढ़ा है। बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के नेताओं को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंप दी है। वहीं लोकसभा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक को महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया है। अब ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रबंधन का काम देखेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली। शिंदे के साथ गठबंधन के बावजूद भाजपा केवल 9 सीट जीत पाई, जबकि कांग्रेस को अच्छी सफलता मिली। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी 29 सीटों पे कब्जा जमा लिया। इस सफलता के बाद शीर्ष नेतृत्व प्रदेश के नेताओं पर अधिक भरोसा दिखा रहा है। दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश में 3 सेक्रेटरी और 1 ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। संजय दत्त, चंदन यादव और आनंद चौधरी को प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी की है, जबकि रणविजय सिंह को संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को महाराष्ट्र का सह प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र के में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले, इसे देखते हुए कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश में कई नेताओं को पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को कितनी सफलता दिला पाते हैं। हम इस पे चर्चा करेंगे, पर इसके पहले हम सुनते हैं कि इस मामले में जो नेतागण हैं वो क्या कुछ बोल रहे हैं। देखिए, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन सिस्टम जो काम करता है, जहां जिन राज्यों में चुनाव होते हैं दूसरे राज्यों के प्रवासी कार्यकर्ता भी प्रबंधन संभालने जाते हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी कार्यपद्धति का एक अभिन्न हिस्सा है। अब महाराष्ट्र में चुनाव है तो मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के जो भी योग्य कार्यकर्ता होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनके योग्यता अनुसार उनको प्रबंधन, उनको कार्य ये सौंपने का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। उसी में मध्य प्रदेश के हमारे तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो महाराष्ट्र में कमान संभाले हुए, और आप ये मान के चलिए कमल वहां खिलने जा रहा है। ये लोग तो वो हैं जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में सचिव के पद पे रहते हुए अलग अलग राज्यों में काम करेंगे, और कांग्रेस कैसे बेहतर तरीके से पूरे भारत में काम करेगी उसके लिए काम करेंगे। अभी हरियाणा चुनाव में अलग हमारे यहाँ से जा रहे हैं, दूसरे चुनावों में के लिए अलग लोग जाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन जिस तरीके से 5 युवाओं का मौका मिला है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है लेकिन करती नहीं है। ये 5 लोगों को बढ़ाकर कांग्रेस ने ये साबित किया है कि चाहे वो राजीव गांधी थे जिन्होंने 18 साल की वोटिंग राइट्स दिए थे, चाहे राहुल गांधी थे जो युवाओं को राजनीति में लेकर आए थे, आज वही राहुल गांधी उन्हें एआईसीसी में लेकर गए। तो अब आप सुन रहे थे कि किस तरह महाराष्ट्र में जो है मध्य प्रदेश अपनी धमक बनाएगा, और दोनों ही पार्टियों को ये भरोसा है कि उसके नेता जो है महाराष्ट्र में कोई ना कोई चमत्कार करेंगे और महाराष्ट्र को अपने अपने पक्ष में करेंगे। तो चलिए हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी जुड़े हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। योगेश भाई, आपका स्वागत है। जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है, और मेरे सहयोगी राकेश शर्मा हैं, उनका भी स्वागत है। तो चलिए हम सिलसिलेवार बात करते हैं। अभी हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता थे वो बता रहे थे कि ये परिपाटी है कि हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब भी कहीं कोई चुनाव होता है तो हमारी जो पार्टी है वो लोगों को जिम्मेदारी देती है और लोग जाते हैं और काम करते हैं। कांग्रेस भी हम देखते हैं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोगों को अलग अलग जगह भेजा जाता है। अब चूंकि महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राजनीति है, वहाँ पे बहुत जो गठबंधन है पिछले वो आपस में बिखर गए हैं और नए तरह के गठबंधन हैं, और अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उस तरह की सफलता नहीं मिली जिस तरह की उसको उम्मीद थी। अब वो विधानसभा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती, और इधर कांग्रेस को लगता है कि यदि हम लोगों ने ठीक से प्ले किया तो महाराष्ट्र हम लोग अपनी युक्ति के साथ फिर से जो है अपने कब्जे में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहेंगे, योगेश गुप्ता जी, कि महाराष्ट्र के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, और महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हो रही है इस समय
उसको लेकर अभी हमने देखा कि अगर शरद पवार ने माफ़ी मांगी, देवेंद्र फडणवीस ने माफ़ी मांगी, तो फिर प्रधानमंत्री ने भी शिवाजी की मूर्ति जो टूटी उसको लेकर माफ़ी मांगी। अभी लगातार महाराष्ट्र जो है वाइब्रेंट है। वैसे भी महाराष्ट्र जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें तय होती है, तो वहाँ पर जाकर बहुत सारे नेता बहुत सारी बयानबाजी भी करते हैं, क्योंकि वो जैसे दिल्ली में बात करते हैं उसी तरह बम्बई में बात करते हैं। तो हमको ये लग रहा है कि महाराष्ट्र जो है एक ऐसा राज्य है, ये जिस पार्टी के कब्जे में रहता है उसको लगता है कि उसने आर्थिक राजधानी पे अपना कब्जा जमाया है। तो मैं चाहूँगा योगेश गुप्ता जी कि इस महाराष्ट्र में इस बार चुनाव जीतने के लिए बीजेपी क्या कुछ कर रही है और किस तरह से उन्होंने यदि मध्य प्रदेश के लोगों पर भरोसा किया है तो उसके पीछे क्या वजह है। देखिए सुभाष जी, महाराष्ट्र में जो अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर पूरी गंभीरता के साथ मैदान में है और हर चुनाव को भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ और पूरे चुनावी प्रबंधन के साथ लड़ने में माहिर है। जिसका आपने मध्य प्रदेश का नेताओं का हवाला दिया कि महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के नेताओं की क्या भूमिका रहेगी, तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जिस प्रकार पिछले 19-20 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं का न केवल जन आशीर्वाद जीता है बल्कि उनका मन भी जीता है। तत्पश्चात मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता के माध्यम से चुनावी विजय मिलती रही है और मध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो भी काफी अनुशासित और काफी चुनावी रणनीति में माहिर है। इसके हमने अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे 163 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जबकि कांग्रेस पार्टी मुगालते पाले बैठी थी कि 2023 में सरकार हम बनाएंगे। वहीं लोकसभा जी तो अभी हम योगेश गुप्ता जी से सुन रहे थे कि किस तरह से बीजेपी ने अपने अलग अलग साथियों को जिम्मेदारी दी है। योगेश जी जी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के नेताओं चलिए हम जो है तब तक जितेंद्र मिश्रा जी के पास चलते हैं कि कांग्रेस की वहां क्या रणनीति है। निश्चित तौर पर सुभाष जी, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपयोग किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को मैं सुन रहा था, वो भी अपने नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं का उपयोग कर रहे हैं। हम भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का उपयोग जहां जहां उपचुनाव है, महाराष्ट्र की बात की जाए हमसे लगा हुआ प्रदेश है, हरियाणा की बात की जाए यहाँ पर भी हमने अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है, अपने नेताओं से निवेदन किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश भी हमें मिले थे कि इन पर अपने नेताओं को भेजना है और वहां पर प्रबंधन के काम में वहां जाकर के सहयोग करना है। उसी के आधार पर हमने अपनी टीम बनाई है जो हरियाणा भी जा रही है और महाराष्ट्र भी जा रही है। एआईसीसी ने हमारे यहाँ से कुछ पदाधिकारियों को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है, वो महाराष्ट्र में और हरियाणा में मददगार साबित हो गए। देखिए, पड़ोस के राज्य होने की वजह से बड़ी जिम्मेदारी बनती है हमारी कि महाराष्ट्र में दखल दें, बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम हरियाणा भी जाएं, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित तौर पर हमसे ज्यादा विधायकों को जिताया, लेकिन सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उन पर कितनी खरी उतरी ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ता अपनी आप भी थी वहां जाकर के महाराष्ट्र में बताएंगे तो निश्चित तौर पर ज्यादा भरोसा होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में इन्होंने धान के मूल्य की बात की, मध्य प्रदेश में गेहूं के समर्थन मूल्य की बात की और आज मध्य प्रदेश कहाँ खड़ा है। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर मीट की बात की, 7 इन्वेस्टर मीट पुरानी सरकार ने की, नई सरकार भी उस पर काम करने का काम कर रही है, लेकिन 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में नहीं आया। ये कहानी बताने की, ये हालात हाजिरा बताने की जरूरत है और इसको बताने के लिए वहां का कार्यकर्ता ज्यादा अच्छा साबित होता है, इसलिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में चूंकि आदिवासियों के नाम पर वोट लिया गया और मध्य प्रदेश में आदिवासियों की क्या स्थिति है वो कार्यकर्ता उस प्रदेश का बताएगा तो ज्यादा भरोसा साबित होगा। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासी के चेहरे पर पेशाब की जाती है,
जिस तरह की आदिवासी को जीप से बांध के घसीटा जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सारे के सारे मामले मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता, मध्य प्रदेश के नेता महाराष्ट्र और हरियाणा में बताएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। जी जीतन जी, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर होगा। पर हम चलते हैं फिर से योगेश गुप्ता जी के पास। योगेश जी, कैलाश विजयवर्गीय लगातार 2 बार नागपुर का दौरा कर चुके हैं। नागपुर जो है वो राजनीतिक दृष्टि से भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि वहाँ संघ का मुख्यालय है और नागपुर से बहुत सारी चीज़ें तय होती हैं। तो विजयवर्गीय जो है विदर्भ की राजनीति में जाकर और नागपुर में जाकर जो है वो भाजपा के लिए काम करेंगे, और उन्होंने ये काम शुरू भी कर दिया। प्रहलाद पटेल हैं, सारंग हैं, ये लोग, शिव प्रसाद जी हैं, अजय जामवाल हैं, ये हितानंद जी हैं, ये इस तरह से लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है और वो सोच रही कि हम इस बार कोई चूक ना करें, क्योंकि लोकसभा में जिस तरह के परिणाम आए उससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि संगठन में इस बात की समीक्षा हुई होगी, इस बात को देखा गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ कि हम लोग जो महाराष्ट्र में इतने समय से शासन कर रहे थे, या महाराष्ट्र जो एक प्रकार से नए तरह से अगर कहें कि हिंदुत्व का गढ़ था, क्योंकि वहाँ शिवसेना पहले आपके साथ थी, अब शिवसेना आपसे अलग है। तो ऐसे में आपके नेता वहाँ जाकर किस तरह का काम करेंगे, किस तरह का प्रचार करेंगे, मध्य प्रदेश की उपलब्धियाँ बताएंगे, भाजपा की उपलब्धि बताएंगे, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करेंगे? सुभाष जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। मेरा निवेदन है, आपका प्रश्न लंबा है, उत्तर भी पूरा लिया करें जी। अभी बीच में मेरी बात काट दी थी। नहीं, वो आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं जी। देखिए, मध्य प्रदेश, जिस प्रकार मध्य प्रदेश में पिछले 2 दशकों से जी भारतीय जनता पार्टी का जनमानस पर प्रभाव है, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का पिछले 20 वर्षों से काफी अच्छा खासा प्रभाव है। जिन वरिष्ठ राजनेताओं का आपने जिक्र किया, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने अपनी क्षमता और उपयोगिता पश्चिम बंगाल के चुनावों में स्पष्ट रूप से साबित कर दी थी। तत्पश्चात उनको नागपुर और विदर्भ, जैसा आपने कहा कि नागपुर एक बड़ा सेंटर है, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का संगठक है, संघ का मुख्य कार्यालय है, तो निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी नागपुर और विदर्भ में विजय हासिल करके ही लौटेंगे। दूसरी जो आपने नाम लिया, प्रहलाद पटेल जी, वो भी वरिष्ठ नेता है, विश्वास सारंग जी, अजय जामवाल, ये तमाम वो वरिष्ठ राजनेता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जिनके दम पर हमने न केवल 2023 का विधानसभा चुनाव जीता, उसके पहले हमने पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव जीते, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव जीते, तत्पश्चात लोकसभा की पूरी 29 सीटें जीती। तो काफी कुशल रणनीतिकार हैं हमारे ये सभी वरिष्ठ नेता, और निश्चित रूप से इनका उपयोग अगर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र में करेगा तो हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी योगेश जी। और रही बात, आपने शिवसेना की बात करी कि शिवसेना आज भारतीय जनता पार्टी से अलग है, तो शायद मैं आपकी स्मृति को करेक्ट कर दूं कि शिवसेना जो मूल है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी का आनुवंशिक संगठन है, और उद्धव ठाकरे की पार्टी से तो शिवसेना का नाम और राष्ट्रीय चिन्ह दोनों छीन लिया गया है। देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं कि वो चुनाव आयोग ने क्या किया, कोर्ट में क्या हो रहा है, पर लोग जानते हैं कि शिवसेना अगर ठाकरे परिवार है तो कहीं ना कहीं शिवसेना उसके आसपास है, और पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें जनता ने भी इस तरह से बताया, जो एकनाथ शिंदे थे उनकी पार्टी को उस तरह से जो अलग शिवसेना है उस तरह का समर्थन नहीं मिला। ये एक चिंता, महाराष्ट्र में चिंता की बात भी थी, और मुझे लगता है कि बीजेपी इसको भांप गई है, और बीजेपी अब अपने ही बूते पे, शिवसेना ठीक है साथ में है, पर जो भी बीजेपी करेगी, बीजेपी को ये मुझे लगता है कि बीजेपी की रणनीति में अब ये समझ में आ गया है कि ये ठीक है हमारे साथ रहेंगे, पर हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ना, ये हमारा गढ़ है, और मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत बीजेपी जो है काम कर रही है। बहरहाल मैं, राकेश मेरे सहयोगी हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो इस पूरी व्यवस्था के बारे में अपनी बात रखें। देखिए सुभाष जी, दरअसल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री देवड़ा
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, विश्वास सारंग और पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा समेत जो संगठन के जो सारथी यदि बात की जाए तो प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी, इनको महाराष्ट्र में जो है संगठन ने, पार्टी ने जो है बड़ी अहम जिम्मेदारी दी है और कई और नेताओं को महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है। और ये जो दिग्गज हैं फिलहाल वहां संगठन के साथ मिलकर जो है चुनाव के काम को संभाल रहे हैं और अधिकतर नेताओं को जो है पार्टी ने विदर्भ क्षेत्र की जो है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का काम दिया है। और मध्य प्रदेश से यदि बात की जाए तो हिंदूवादी जो नेता हैं जयभान सिंह पवैया, वो पहले से ही महाराष्ट्र के सेनापति की भूमिका में है। लेकिन इसके पहले यदि हम बात करें, देखिए सुभाष जी, तो मध्य प्रदेश के जो नेता है, यदि वर्तमान में भी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, वो कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की बात की जाए तो वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी रहे, प्रदेश प्रभारी रहे। और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव में जो रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई है, उसके चलते मध्य प्रदेश के नेताओं पर शीर्ष नेताओं ने जो है नेतृत्व का जो है भरोसा बढ़ा है। और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों के जो प्रभारी रह चुके मध्य प्रदेश के कई नेताओं को पार्टी संगठन ने अब महाराष्ट्र चुनाव की जो है कमान सौंपी है। दरअसल ये पहला अवसर नहीं है जब मध्य प्रदेश के नेताओं को अन्य राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा इन दिनों जो है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी झारखंड राज्य के प्रभारी हैं और उनको झारखंड राज्य के विधानसभा का उनको प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा जी बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी जो है पिछले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे। वो वर्ष 2023 के जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव है हुए थे, इसमें भी तोमर जो नरेंद्र सिंह तोमर साहब को जो है चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया था। तो जो संगठन में रहते हुए जो तमाम अलग अलग नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हैं, चाहे वो बंगाल के प्रभारी महासचिव बनाए गए थे पिछले विधानसभा चुनाव की भी बात की जाए। इसके अलावा बात की जाए, देखिए हालांकि अभी बात की जाए तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के अभी कार्यक्रम घोषित हुए हैं, लेकिन राजनीतिक जो दलों ने अपनी जमावट भी शुरू कर दी है और इसी के तहत मध्य प्रदेश के जो नेताओं की जो ड्यूटी है महाराष्ट्र में लगाई जा रही है और उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका में रखा जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में जो है चुनावी प्रबंधन में काम कर चुके जो नेता हैं, उनकी ऐसी सूची भी बनाई जा रही है। और दरअसल यदि बात की जाए तो देश का जो हृदय स्थल है मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा 13 जिलों की जो सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश से लगी हुई हैं। और इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, जहां मध्य प्रदेश के 9 जिले जैसे बात की जाए तो अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, ये ऐसे जिले हैं जो महाराष्ट्र से लगे हुए। तो ऐसे में जो सबसे ज्यादा यदि बात की जाए तो व्यापारिक गतिविधियां भी जो है व्यापक पैमाने पे जो है इन्हीं जिलों से होते हुए महाराष्ट्र में जाती हैं। तो यदि इसके अलावा यदि बात की जाए, देखिए सुभाष जी, अलग हम वे में जाएं तो महाराष्ट्र में जिन नेताओं की जो है ड्यूटी लगाई गई है, उनमें से कुछ अपने प्रभार वाले इलाकों का दौरा भी करके आए और जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है उनमें कैलाश विजयवर्गीय नागपुर शहर और नागपुर ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 12 विधानसभा सीटों की उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी के चलते पिछले दिनों बात की जाए तो नागपुर के दौरे पे भी थे और वहां पे उन्होंने तमाम अलग अलग संघ और बीजेपी के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके अलावा बात की जाए तो प्रहलाद पटेल जी को जो है वर्धा की और अमरावती, इसके अलावा विश्वास सारंग को अकोला और बुल्डाना, और पूर्व मंत्री जो रह चुके हैं नरोत्तम मिश्रा, उनको भंडारा और गोंदिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दरअसल देखिए ये सब चुनावी मैनेजमेंट के माहिर व्यक्ति हैं। इसके अलावा देखिए हम कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी है। कुणाल चौधरी पूर्व विधायक हैं, उनको संगठन का काफी अनुभव भी है। हालांकि देखिए उनकी राजनीति की बात किया तो पिछले 1.5 दशक की राजनीति में उन्होंने अपने आप को केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस तरह से जो है पेश कर चुके हैं कि उनको राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संगठन के साथ साथ जो है उनको महाराष्ट्र का प्रभारी भी बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस ने अपने नेताओं को भी सौंपी है, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो आने वाले दिनों में देख भी सकते हैं सुभाष जी की महाराष्ट्र में जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने की जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो मध्य प्रदेश से जाएंगे और मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के जितने सीमावर्ती जो इलाके हैं उनमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों। जी ठीक है राकेश, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर भंडारा, गोंदिया, इधर अमरावती, इधर हम नागपुर, इनकी बात करें तो मुझे याद आता है कि जब मध्य प्रदेश नहीं बना था तब सीपी बरार था और नागपुर में राजधानी हुआ करती थी और बहुत सारे लोग जो आसपास के जिलों के थे सब नागपुर उनका केंद्र बिंदु होता था। विदर्भ जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नज़दीक समझा जाता है। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होकर बना तो मन में लोगों के था कि विदर्भ भी बनेगा और विदर्भ की मांग होती रही, पर मुंबई और बाकी लोगों ने इसका विरोध किया। अब बहरहाल विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश के नेताओं को विदर्भ और उसके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, तो उनके भी रिलेशन वहाँ, अपने कार्यकर्ता तो पार्टी इतनी बड़ी है बीजेपी कि उसके अपने कार्यकर्ता होंगे, पर उनके संबंध भी वहाँ से, चूँकि
सबके बिजनेस एक से हैं, तो होंगे। तो मैं योगेश गुप्ता जी से जानना चाहता हूँ कि ये जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, ये वहाँ पर जाकर एक वातावरण बनाएंगे, वहाँ पर ये जो, जैसे अगर अपन गोंदिया की बात करते हैं और भंडारा की, तो प्रफुल्ल पटेल जो है उनका इलाका वो रहा है। अगर हम नागपुर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि अगर नितिन गडकरी हैं तो इधर कांग्रेस से भी लोग बगावत करके जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब ऐसे समय में ये जो हमारे नेता जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के पास अच्छा खासा अनुभव है, 2 बार दौरा करा है, तो ऐसी क्या रणनीति योगेश जी अपनाई जाएगी कि इस बार लोकसभा की तरह बीजेपी को शिकस्त ना झेलनी पड़े? देखिए, लोकसभा चुनाव में कुछ जो कमी बेशी रह गई थी वो विधानसभा चुनाव में ना रहे, और पूरी तत्परता के साथ विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, इसी कवायद को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय नेतृत्व ने इन वरिष्ठ राजनेताओं को ये जिम्मेदारी न केवल सौंपी है, बल्कि मैं ये मानकर चलता हूं कि निश्चित रूप से ये केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे के ऊपर और यथासंभव प्रयास रहेगा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। एक बात। दूसरी बात, मेरे मित्र जितेंद्र मिश्रा जी ने जो आरोप लगाए कि हमारे लोग जाकर महाराष्ट्र में बताएंगे, तो कांग्रेस के लोगों को जाकर महाराष्ट्र में बताना चाहिए कि किस प्रकार विधानसभा चुनावों में उनकी करारी हार हुई। कांग्रेस के लोगों को जाकर महाराष्ट्र में बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में हम कैसे हताश और निराश होकर 29-0 से पराजित होकर आपको मुंह दिखाई करने आए हैं। जिन मुद्दों पर इन्होंने मां का ध्यान आकर्षण चाहा है महाराष्ट्र की जनता का, उन मुद्दों पर मध्य प्रदेश की जनता ने किस प्रकार करारा जवाब दिया है अपने जन आशीर्वाद के माध्यम से, ये जाकर कांग्रेस के नेताओं को महाराष्ट्र में बताना चाहिए। और मैं निश्चित रूप से ये मानता हूं कि महाराष्ट्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और कमल का फूल फिर खिलेगा। जी, तो परचम तो लहराएगा, पर जिस करारी हार की आप बात कर रहे हैं, तो हम यदि पिछले 2 चुनाव में जाते हैं तो आपके पास पहले 26 सीट थी, फिर 28 हुई और 27 हुई, फिर अभी 29 हो गई। तो जो मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा था, उसको जो महाराष्ट्र से लगा वो आपने जीत किया, वरना 28 सीट तो आप पिछले चुनाव में भी जीत चुके थे, पर कांग्रेस अपने गढ़ को बचाने में असफल रही। और वो निश्चित रूप से जो छिंदवाड़ा है उसका प्रभाव आसपास आपको दिखाई देगा, जो महाराष्ट्र से लगे हुए क्षेत्र हैं। और निश्चित रूप से आपके जो नेता जा रहे हैं वो इस बात को वहाँ रख सकते हैं। योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चाह रहा था कि 2014 में लोकसभा में 27 सीटें जीती जी, 19 में 28, हाँ, और 2029 में 29-0, जी, 2024 में 29-0। तो पिछले 3 लोकसभा चुनावों से जी, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ रही है। जो स्वयं अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे, वो महाराष्ट्र में जाकर चुनाव जिताने का दावा कर रहे हैं। कितना हास्यास्पद ये बयान है, और निश्चित रूप से महाराष्ट्र के नेता भी कांग्रेस के इन नेताओं को सिरे से खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इन नेताओं का कोई जनमानस पर कोई प्रभाव है नहीं। वो दिखाई की रस्म अदायगी करने जा रहे हैं। चलिए, तो जितेंद्र जी, आप लोगों की पार्टी रस्म अदायगी के लिए अपने नेताओं को भेज रही है क्या? सुभाष जी, मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग है जी, महाराष्ट्र की परिस्थितियां अलग है, छिंदवाड़ा हरियाणा की परिस्थितियां आपने देखा। आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां खड़ा पा रही है, ये किसी से छिपा नहीं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरा है, भारतीय जनता पार्टी को चिंता होना स्वाभाविक है। आज ये देखिए आप कि कैलाश विजयवर्गीय के क्या योग्यता के आधार पर भेजा जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय पर्दे के पीछे की राजनीति में माहिर है। नरोत्तम मिश्रा बिहाइंड द कर्टन काम करते हैं। इनकी आपने देखा, नरोत्तम जी खुद चुनाव हार गए, लेकिन इनकी एक उपयोगिता है, ये पीछे से काम करते हैं। और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने इस तरीके के कई कामों को अंजाम दिया। जिस तरीके से विधायकों को तोड़ने की बात की जाए, सरकार गिराने की बात की जाए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगरीय निकाय में सफलता लाकर बता दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है। लेकिन जिस तरीके से टेंडर वोट हुआ, आप सब लोगों ने दिखाया, वोटर को पकड़ के मंत्री और विधायक ले जाकर के उनका वोट खुद डाल के आए। इन सब में महारत है कैलाश विजयवर्गीय जी को, इनमें महारत है नरोत्तम मिश्रा जी को। लेकिन महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि अब ये नहीं चलेगा।
जिस तरीके से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ माहौल बना है, वो आने वाले समय में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करेगा। और वहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हुआ है, चाहे शिवाजी की मूर्ति की बात हो, चाहे आदिवासियों पर अत्याचार की बात हो, या शिंदे की अलोकप्रियता हो, ये सारी बता रही है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। जी राकेश जी, मैं राकेश जी से बात करूंगा। राकेश, जिस तरह अभी जितेंद्र मिश्रा और योगेश जी दोनों अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एनालिसिस कर रहे हैं, और जैसा कि अभी योगेश जी कह रहे थे कि जो हारे हुए लोग हैं, तो इसमें नरोत्तम मिश्रा भी चुनाव अपना तो हार गए, पर वो मैनेजमेंट में उस्ताद हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने पश्चिम बंगाल में बड़ा रोल प्ले किया था। हमने देखा कि इंदौर में कैंडिडेट ने पर्चा ही वापस ले लिया, कांग्रेस के पास वहाँ कैंडिडेट ही नहीं बचा, सबसे ज़्यादा वोट नोटा में पड़े, और उसका भी क्रेडिट लोग कहते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय को। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं तो बहुत प्रतिभाशाली, तो ऐसी क्या प्रतिभा नागपुर में दिखाने वाले हैं वो? देखिए, दरअसल सुभाष जी, यदि अभी दोनों प्रवक्ताओं की, चाहे बीजेपी और कांग्रेस की हम बात करें, दोनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने दावे पेश किए हैं। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी दावा कर रही है कि हमने जो यहाँ से मध्य प्रदेश से जिन नेताओं की ड्यूटी महाराष्ट्र के चुनाव में लगाई है, वो न केवल चुनावी प्रबंधन में माहिर है, बल्कि उनकी संगठन में और सरकार में यदि समन्वय बनाने में उनकी अच्छी भूमिका रही है। देखिए, दरअसल अब यदि बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस जिस प्रकार से अपने एलिगेशन लगा रही है, कांग्रेस अपनी बात रखेगी, कांग्रेस ये बात रखेगी, सही बात है, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो माहौल देखने को मिला है, ये देश में जो माहौल देखने को मिला है, कांग्रेस एक विपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए अपनी बात महाराष्ट्र में रखेगी, महाराष्ट्र की जनता को बताएगी, विदर्भ के क्षेत्र की जनता को बताएगी कि किस तरह से बीजेपी ने जो सरकार बनी है, उनका किस तरह से जो है वो काम कर रही है, और किस तरह से वो चाहे आम आदमी हो या किसान हो, तमाम उनके लिए क्या काम कर रही है, और किस तरह से उनका एक सिनारियो है या मोटिव है। अब देखिए, बात अलग है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चाहे चुनाव हो या कुछ चुनाव होते हैं तो उसमें तो चलती है, लेकिन अब ऐसे में कांग्रेस अपने इन आरोपों को पुख्ता के साथ किस तरह से जनता के मन मस्तिष्क में जो है एक पेश कर पाती है, उनके सामने अपना प्रेजेंटेशन रख पाती है, और जनता उनके आरोपों को यानी कितना सत्य मानती है, ये चुनाव के नतीजे बताते हैं। लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो अभी 2 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत के साथ दिखाई दे रही है। दूसरी ओर देखिए, बीजेपी ने जो है अपने जो चुनावी मैनेजमेंट के जो माहिर है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, नरोत्तम मिश्रा हो, ये चुनावी मैनेजमेंट के माहिर है, समन्वय बनाने में माहिर व्यक्ति हैं, और इनकी यही प्रतिभा के कारण जो है इनको शीर्ष नेतृत्व इस टाइप से अलग राज्यों के चुनावी ठीक है राकेश, हम देखेंगे कि अब महाराष्ट्र के चुनाव भी डिक्लेयर हो रहे हैं, और चूंकि अब दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने सिपाही, अपने सेना के बड़े होनहार लोगों को लगा दिया है, और अलग अलग राज्यों से और भी प्रतिभाशाली लोग आएंगे, तो आने वाले समय में पता चलेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है। नमस्कार।